अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। सो गाइस, टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 9 और विच इज़ अबाउट द बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले यहाँ पे बिहेवियरल व्यू पॉइंट की बात की है, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर OB। अब इस पर जब रिसर्च की गई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है मशीनरीज पूरा वर्क नहीं करेंगे, लाइक सिर्फ मशीनरीज की अहमियत नहीं है। ऑब्वियसली जो लोग काम करें उनके बिहेवियर व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी अहमियत रखता है, जस्ट बिकॉज कि उनका नेचर कैसा है, उनका काम को लेकर माइंडसेट कैसा है, किस तरह से है, तो वो आप अच्छा सा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, कौन सा शख्स जो है वो किस काम के लिए प्रॉपर रहेगा या उसके लिए परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे अर्ली एडवोकेट्स। अब यहाँ पे अर्ली एडवोकेट्स में 4 लोग आ जाते हैं जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था। रॉबर्ट ओवन, मैरी पार्कर, चेस्टर बर्नार्ड एंड द लास्ट वन इज़, अच्छा जी जनाब यहाँ पे सारे हो गए, यूगो मिस्टरबर्ग ये है। अब यहाँ पे रॉबर्ट ओवन जो है वो हमारे पास स्कॉटिश बिजनेसमैन थे जिन्होंने यूटोपियन वर्क प्लेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। वहाँ मतलब उससे रिलेटेड वो काम कर रहे थे। यूगो मिस्टरबर्ग, अब इनका क्या था, इनको फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, आपने इनके बारे में ये चीज़ जो है ना मेन चीज़ याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे, उन्होंने क्या किया था। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट एंड इट्स रिगार्ड बाय, जो उस वक्त के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने इनको ये ख़िताब दिया था फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ऑब्वियसली इन्होंने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी, इनके अंदर इतनी खासियत थी तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनको ये ख़िताब दिया था ना। अब वो ये भी कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट फिगर एज फ्रेडरिक टेलर इज़ बाय द स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे वो कह रहे हैं जैसे यूगो मिस्टरबर्ग को उसके जो स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के, उन्होंने फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहा था, इसी तरह फ्रेडरिक के भी स्टूडेंट्स ने उनको मैनेजमेंट का फादर कहा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। फाइंडिंग वे टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड फॉर पर्टिकुलर जॉब। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने एक चीज़ के लिए बंदे को हायर करना है तो आप सबसे पहले देखें कि आप किसको हायर कर रहे हैं, उसका पर्सनल, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि सही चीज़ के लिए सही बंदे को रखा जाए तो काम ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव होता है। आइडेंटिफाइंग द साइकोलॉजिकल कंडीशंस फॉर ऑप्टिमम एफिशिएंसी। अब यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि साथ साथ आप ये भी देखें कि साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है। तो ऑब्वियसली हमारे जो है ना करंट मेंटल एसोसिएशन के ऊपर देखा जाए तो अगर हम उसके ऊपर एफिशिएंसी की बात की जाए तो इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक हो गया। फाइंडिंग वे टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल। अब वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप मैनेजर हैं, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारा कुछ है, आपके पास अब जो लोग आ रहे हैं ना काम करने के लिए, उनके सामने आपका ऑरा क्या हो, पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं है कि आप उनसे मायूसी की बातें कर रहे हैं या कुछ ऐसा वैसा नहीं। आपने हमेशा क्या रहना है, आपने बी कंसिस्टेंट, बी काम, बी ऑथेंटिक रहना है आपने। मैरी पार्कर ने क्या किया था, रुके जी, तो मैरी पार्कर ब्रॉट अप मैनेजमेंट द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल वर्क। अब यहाँ पे जो मैरी पार्कर हैं ये लड़की हैं, ठीक है। मैरी पार्कर कौन है, ये लड़की हैं, मतलब 4 बंदों में ये एक खातून भी हैं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के प्रोस्पेक्ट से देखा था कि किस तरह से जो है मैनेजमेंट वर्क करती है, कैसा होना चाहिए मैनेजमेंट को। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप नॉट जस्ट इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अच्छा है। द प्रिंसिपल ऑफ पावर विद रादर देन द पावर ओवर। अब वो कह रहे हैं लोगों को पावर विद लाइक कंपैरिजन तो करना है। अच्छा, नंबर 2 पे द प्रिंसिपल ऑफ पावर विद पावर और रादर देन द पावर ओवर मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशन, सही है। और 3rd है इनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू इंटीग्रेशन, फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ कॉन्फ्लिक्ट दैट वुड सेटिस्फाई बोथ पार्टीज। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी लड़ाई नहीं हो सकती, ऑब्वियसली आपकी किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो सकती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि उस लड़ाई को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। द हार्थरॉन स्टडी। अब हार्थरॉन स्टडी में क्या है, विदाउट क्वेश्चन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन द ओवरलैपिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब वो ये कह रहे हैं कि हार्थरॉन स्टडी में क्या था। अब पहले ये बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखा गया था कि बहुत से कस्टमर जो हैं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी और उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हो सकता है, काम से ऑब्वियसली। फिर हार्थरॉन स्टडीज़ ने क्या कहा, अ सीरीज ऑफ स्टडीज़ कंडक्टेड एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। अब वो कह रहे हैं वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में इसको ना परफॉर्म किया गया था। अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने लाइट्स को ना डिम और उनको जो है ना वो तेज़ करना स्टार्ट कर दिया, लाइक कभी उसको कम करते थे कभी ज़्यादा करते थे। तो ऐसे जो उधर वर्कर्स थे उनको ऐसे फील हुआ कि कभी लाइट को कम करते हैं कभी लाइट को ज़्यादा करते हैं, इट्स मीन दैट कि ये हम पे नज़र रख रहे हैं इस तरह।
अब चूँकि जब उनको समझ आ गया था उनके ऊपर नज़र रखी जा रही, तो वो क्या कर रहे थे, वो काम भी अच्छा कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब उनको पता होगा कि काम आप उनके सर पे खड़े हैं तो काम भी क्या होगा, अच्छा होगा। अब ये आगे सारा उन्होंने वही बात बताई है कि किस तरह से उसने ये तरीका निकाला था और उसको क्या बेनिफिट रहे थे। अब ये हाथरॉन स्टडीज़ रीचेस द साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रेडिशंस ऑन ऑफ सीकिंग ग्रेटर एफिशिएंसी। अब हाथरॉन स्टडी से क्या हमें सबक हासिल होता है कि आपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने जो है ना अपनी एफिशिएंसी पे भी काम करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को आउटपुट प्रोवाइड कर सको, ठीक हो गया। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टडीज़ no correlation was found between charges in having condition in individual work। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ में क्या रहती है, इन द सेकंड सेट ऑफ स्टडीज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाथरॉन इफेक्ट इमर्ज। अब वो कह रहे हैं सेकंड स्टडी में क्या हुआ था, जो हाथरॉन यहाँ पे जो हमारा है ना हाथरॉन इफेक्ट है उसको इमर्ज हो गया था। वो एक होता है ना एक चीज़ का फैल जाना, वो ऐसे ना मतलब फैल चुका था। द थर्ड सेट ऑफ centered on group production norm and individual motivation, also simplistic, methodologically primitive। अब इसमें थर्ड में क्या वो बता रहे हैं, लाइक ये थर्ड तो नहीं है, ये फोर्थ है। इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेथडोलॉजीज मैटर करती हैं, उसके अलावा आप क्या बोलने वाले हो ये आपने अपनी हद तक रखना है और आपने जो है ना उसको डिलीवर करने की बहुत अच्छे से कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है फम्बलिंग कर रहे हैं और आप अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। अब ह्यूमन रिलेशन से क्या मुराद है, आप कहीं पे भी जा रहे हैं ना तो आपका एक बॉन्ड बन जाता है, आपको एक ना अपना अपना फील होने लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और यहाँ पे मेंशन है वाज एन अटेम्प्ट टू क्विक मैनेजर with the social skill by by the social skills they need। समटाइम ऐसे जंबल हो जाता है, समझ नहीं आता। अब इसके लिए उनके पास ये भी है कि कोई भी बात होती है वो डायरेक्ट सर से करें कि कैसे सर इसको फिक्स किया जाए या इसको हम मज़ीद और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, ये हमने इसको रीड आउट काफ़ी हद तक कर लिया है। उसके बाद लेवल नीड्स, नो लेवल नीड्स, इफ़ यू आर गर्ल यू कैन, इफ़ यू आर बॉय यू कैन, नो यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है किसी भी किस्म की। अब है डॉगलस एमसी ग्रेगर। अब इन्होंने इनकी दो थ्योरीज थी, एक एक्स थ्योरी एक वाई थ्योरी। अब एक्स थ्योरी में ये अच्छी बात कर रहे हैं, वाई थ्योरी में बुरी बात कर रहे हैं। तो चले मैं आपको पहले अच्छी बात सुना देती ताकि आपका मूड थोड़ा सा फ्रेश ही रहे। अब उन्होंने ये कहा था कि जो मजदूर होते हैं ना वो काम जो होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं और वो स्काफ नहीं उतारने देते हैं। तो इन्होंने क्या की थी, एक थ्योरी एक्स और एक थ्योरी वाई। अब थ्योरी एक्स में क्या था कि अगर मजदूरों पे नज़र ना रखी जाए तो वो काम नहीं करते और वो कामचोर होते हैं और इस तरह से बातें थी। लेकिन टीम वाई को क्या कहा गया था कि वो भी मसरूफ़ होते हैं, वो मसरूफ़ हो सकते हैं और वो मतलब आपको क्यों इस तरह से रिस्पॉन्स मतलब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए ना कि अगर वो काम चोर है तो आप उसके हिसाब से देखेंगे ना कि काम किस तरह से लें। आप ज़बरदस्ती ले सकते हैं या आप उसको डांट डपट करके ले सकते हैं। लेकिन वाई स्ट्रेटजी में ये नहीं था। वो वाई स्ट्रेटजी में बहुत अच्छा कस्टमर को डील भी करा था और उसके अलावा कस्टमर को डील करने के अलावा उसका ना मतलब एक बहुत खूबसूरत सा वो माइंडसेट बना हुआ होता है कि अच्छा मतलब मुझे अपना हार्ड वर्क करना है, मुझे अपनी मेहनत पुट करनी है, आगे जो होगा देखा जाएगा, हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दो कैटेगरी कौन सी होंगी, नंबर फर्स्ट जो मतलब कंज्यूम करता है सॉरी वो डिमांड कर वो कामचोर होता है और वो इस तरह से काम नहीं सही से परफॉर्म करता, तो क्या एट द एंड क्या होता है, उसे डंडे से काम लिया जाता है। सेकंड पे ये था कि उसको पता तो है काम कैसे होगा लेकिन उसको करना नहीं आ रहा है, तो ऑफ शोर उसके ऊपर अगर बिहेवियर के ऊपर स्टडी की जाए तो आप कर सकते हो ये काम भी, लेकिन अभी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस थ्योरीज़ में जो है ना वो आपको कंपैरिजन बताया गया है। हो सकता है कि जो है ना आपके एम्प्लॉय क्रिएटिव हों, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने वाले हों, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब गाइज यहाँ पे हमारा लेक्चर होने वाला है एंड, लेकिन लास्ट में कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियर व्यू पॉइंट आ गई है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मैंने ऊपर बातें बताई है ना, नीचे सारी वही बातें हैं कि आपने जो है ना वो अगले पर्सन का बिहेवियर ज़रूर देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो बात करने के मूड में है तो आप बात कर लो, अगर वो बात करने के मूड में नहीं है तो पहले आप कोई ऐसी काम करो कि वो थोड़ा सा मुस्कुरा दे। ऐसा नहीं है कि आप खामोशी से बस बैठ ही गए हैं, ऐसा नहीं है। अब इसी तरह यहाँ पे और भी चीज़ें काफ़ी दी गई हैं, जैसे आप काम अगर किसी के ऊपर नज़र रखी जाए तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से करता है,
जैसे कि अब आपने देखो कि बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह कैमरेज़ लगे होते हैं। अब वो कैमरे काम करें नहीं करें डज़न्ट मैटर, लेकिन अगर वो लगे हुए ना तो अगले बंदे को ये लगेगा कि क्या है, ये हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो फिर एहतियात बरतेगा। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर एंड हुआ है। बहुत ही कोई ये थका हुआ बोरिंग लेक्चर था। जब से मैंने मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की है ना, तो ये मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। लेकिन कोई बात नहीं, ये टाइम भी गुजर जाएगा। आपने वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। तब तक के लिए